कर्म भूमि कठई जी। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हर्षित, एक बार म्यूट बटन ऑन करना। हाँ, अब ठीक है। अब आवाज आ रही है। मैंने अपनी वीडियो बंद की है जिससे मैं फुल स्क्रीन पे एक बार अच्छा आपको अच्छा। देख सकूं। हाँ हाँ ठीक है, अब बताएं। जी। तो आप एक बार इस पूरे क्षेत्र के विषय में कुछ बता रहे थे। हाँ, तो ये रामपुरा जो है क्षेत्र रहा है, उस चाहे वो फक्कड़ हो, निर्भय हो, अरविंद हो, रज्जन हो, मानसिंह हो, सारे गुरु यहीं पे रहते थे और यही उनकी कर्मभूमि थी। जी और लगभग 90 के बाद और 95 और 2000 तक जी इनका व्यवसायीकरण डकैतों का हुआ है। जी और इनके एजेंट दिल्ली से लेके आगरा, बंबई, हर जगह एजेंट रहते थे जी और वो आदमी को झांसी में पकड़ के लाके वहां डकैतों को सौंप देते थे और उससे उनको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए प्रौती वसूल करते थे और जो लाता था उसको 4 लाख, 5 लाख, 10% या 20% रुपए देते। इस टाइप से बिजनेस ज्यादा हो गया था उसके बाद। और इस काम में बहुत से लोग लगे थे, उनका बड़ा लंबा नेटवर्क था हर शहर में। कानपुर के किसी व्यापारी के पास उनसे कहा कि हमें 100 टीवी हमारे जनपद जालौन में लगना है, जी उसका टेंडर है और आप चलिए, अब आपको हम टेंडर दिला देंगे, क्या रेट देंगे आप। व्यापारी उस लालच में आ जाता, आया जंगल में ढके तो निर्भय को, तो उन्होंने कहा 50 लाख की पकड़ हमें चाहिए। तो इस टाइप से ये बिजनेस बहुत हुआ और आप समझिए कि करोड़ों में टर्नओवर था। हमने तो छापा था लगभग उस समय 100 से 150 करोड़ रुपए ईयरली इनका वो था, सारे गैंगों का। और बड़े बड़े लोगों की पकड़ की ने। एक बार तो आईजी थे कानपुर में, उनके साले बहनोई कोई थे, उनकी पकड़ कर ली निर्भय ने। और आप ये समझिए कि किसी की, उन दो में से एक लड़की की शादी थी उनके, तो एक को पकड़े रखा और बहनोई को उन्होंने छोड़ दिया, जाओ अपनी लड़की की शादी करके आ जाओ, वापस तुम आ जाओ। तो इतने निडर थे वो। तो शादी अपनी लड़की की पैर पूछ के वो आ गए और फिर गैंग में वापस आ गए। तो इस टाइप की घटनाएं भी वहां पर। तो और अंकल, साधारण पकड़े तो रोज। जी, जैसा आपने बताया कि आपका जो पहले अखबारों के साथ में जो है मतलब आप अखबारों से जुड़े रहे हैं। तो हाँ नहीं, जुड़े तरह से मतदाता रहे, आज भी हैं। अ, जी, किस अखबार के, सॉरी, हैं? किस अखबार के, आपने क्या अखबार का क्या नाम बताया? अमर 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 उजाला की। उजाला। अच्छा अच्छा। तो आपका जो स्पेसिफिक फील्ड था, क्या वो क्राइम बीट था या डकैतों पर आपने अपने इंटरेस्ट से जो है वो काम करना शुरू किया था? इंटरेस्ट था इनकी, जो इस टाइप से लोगों को कष्ट देते थे। हम्म, आपको हम कष्ट बताएं, पहलवान उर्फ सलीम, जो रामपुरी बिलोड़ के रहने वाला था, तो वो तो समझो कि बीड़ी शरीर में बुझाता था, कील नाक में नकेल डाल देता था, कीले ठोक देता था नाखूनों में, नकेल डाल देता था। इतनी ज्यादा लोगों को वो, हाँ, यातनाएं देता था जिसकी आप मतलब कल मतलब सुन के शहर उठेंगे आप। इस टाइप से। और आप समझिए 7 लड़कियों को रखे थे, 7 लड़कियां उसके गैंग में रहती थी। मेरा सलीम गुजर के पड़ोस के गांव में जाना हुआ था। और चौरेला नाम का गांव था जहाँ के जगजीवन परिहार थे। बेलोड़ के पास ही में जगजीवन चौरेलिया का जी था। जी जी। तो जगजीवन ने भी बहुत बड़ा कांड किया था, होली पे जिंदा जला दिए थे कई लोगों को। तो जगजीवन परिहार का की परिवार वालों से मिलकर जो उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था। तो वो वहीं हाँ चौराला के एक स्कूल में जो है वो प्यून का काम किया करते थे। हाँ और हाँ। सलीम गुजर का इतना आतंक फैल चुका था और उनके गांव में लगातार जो है वो आतंक की वारदातें करता था। इसी से त्रस्त होकर एक दिन उन्होंने हथियार उठाया और सलीम के अगेंस्ट में गैंग बना के चंबल में उतार दी। तो आपने शायद इस स्टोरी को कवर किया हो, तो इसमें आपका क्या टेक है? ना ना, जगजीवन की वहां के पंडित थे, उनसे लड़ाई चलती थी, जी उमा शंकर से। जी, बिल्कुल। तो इसलिए डकैत नहीं बने थे कि पहलवान का आतंक है। हम्म, उनकी उमा शंकर पंडित से रंजिश चलती थी, इसलिए वो उनको मार के फरार हुए हम्म। जगजीवन। उमाशंकर पंडित के बारे में ये कहा जाता है कि सलीम के बड़े करीबी थे वो।
तो उनको पूरा संरक्षण सलीम का रहता था, और चौरेला गांव में सलीम का आतंक बहुत हुआ करता था। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां तो भाई चौरीला और बिलोड़ा में बहुत अंतर है नहीं, जी। पास ही में है, बिल्कुल 2-3 किलोमीटर का है केवल। सही बात। तो हाँ, तो यहाँ पे तो बस यही बच्चों की लड़ाई तो थी ही खैर। हम्म। और सलीम के पहले फक्कड़ थे वहां पे बिलोड़ में, जी। फक्कड़ इस उस्मानान अगर परमानेंट लगभग। जी, तो अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी को अगर एक ऑर्डर में बिठाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा दौर, कौन से दशक का दौर जो है वो डकैती में सबसे खूंखार दौर रहा है, या चंबल जब भीड़ों में प्रसिद्ध हुआ है, तो क्या वो? ऐसा है, जब फक्कड़ एक दो गैंग थी, जी। उस समय फक्कड़ का उद्देश्य ये रहता है, एक पकड़ कर लो और साल भर का हमारा गैंग का खर्चा चले। हम्म। उसके बाद जब से ये गुजर गैंग आई, हम्म। इन लोगों ने उसको पैसे के रूप में, निर्भय, अरविंद, रज्जन, सलीम, हम्म। तो इन लोगों ने फिर पैसे का बहुत ज्यादा हो गया था, और इनके एजेंट हर जगह घूमते थे पैसे के लालच में, किसी को लाते थे झांसे में, वो पकड़ के सीधे गैंग को दी। तो ये एक बिजनेस हो गया था उस समय। भाई सलीम की रंजिश थी गांव में, ठीक है, लेकिन सलीम के साथ जो 40 और लड़के थे वो कहाँ थे, उनकी कोई रंजिश थी? वो तो केवल पैसे के चक्कर में थे कि चलो आराम से बढ़िया जलवा रहेगा गांव में, बढ़िया पैसा मिलेगा, कुछ करना नहीं है, रात में गैंग में जाना, सुबह वापस गांव में आ गए। तो इस टाइप से तमाम युवा उस समय जो गांव के थे, बेरोजगार थे, और उसमें जुड़ गए थे डकैतों के साथ, और अपना झूठा रुतबा बुलंद कर दिया, बस ये था। तो जिस दौर में डकैती मजबूत रही, उस समय आपके क्षेत्र की सामाजिक संरचना में डकैतों का या इस व्यवस्था का क्या योगदान रहा था? वहां तो आतंक ये था कि यहाँ हमारे क्षेत्र में लोग बाग अपनी लड़कियों की शादी करने से डरते थे कि वहां नहीं जाएंगे। एक सबसे बड़ा प्रभाव उस समय ये पड़ा था कि लड़कों की शादियों के लिए लोग नहीं आते थे रामपुरा जैसी जगह में, जबकि टाउन है, कस्बा है, नहीं आते। और दूसरा, शाम होते ही 5 बजे 6 बजे के बाद बाजार बंद, घर में घुस गए। गांव के लोग आपस में एक दूसरे गांव में शादी और त्रयोदशी में भी नहीं जाते थे, क्योंकि सलीम ने उस समय कई बार सामूहिक अपहरण किए, 10-10 20-20 लोगों का अपहरण कर लिया था। तो इतना आतंक वहां हो अधिकतर अधिकांश ये जो वर्तमान में जो डकैत हैं या दस्यु हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो उनका कहना गया। हाँ, है कि उनके साथ सामाजिक रूप से या पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बड़े भारी अत्याचार किए गए, इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए। आपको क्या इस लगता है बात कि से इसमें तो कितना खैर सत्य है? तो भाई इससे तो ज्यादा सहमत नहीं। इनकी आपसी रंजिश रही, और उस गांव उस समय मतलब इतनी बड़ी नहीं थी कि न तो पुलिस ज्यादा बहुत प्रताड़ित करती थी। हम्म। वो बात अलग है, कभी किसी ने कह दिया झूठे मुकदमे में किसी को फंसा दिया, लेकिन इतना नहीं था कि आप विद्रोह कर जाए। तो हम्म। ठीक है, आप समाज से विद्रोह कर रहे हैं तो पुलिस को भाई आप खत्म करिए। हम्म। छोटे निर्दोष गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों उन्हें पकड़ रहे हैं? अब सही बात। बिलौड़ में एक तरफ रात में पहलवान आता था, पहलवान मारता था, सुबह पुलिस आती थी, पुलिस मारती थी। तो गांव वाले तो बेचारे, और ये जो कहते हैं कि पुलिस ने या उनने किया, प्रताड़ित किया इसलिए हम हुए, ऐसा कुछ नहीं। केवल अपने जलवा के लिए उन्होंने की मर्डर कर दिया, फरार हो गए। तो जैसा मैंने पिछले 1-2 महीनों में अनुभव किया है डकैतों से और उनके परिवारों से मिलकर, तो अधिकांश ये कहना, जैसे सोशल बेंडेटरी की हम बात करते हैं कि चंबल में जो डकैत है वो सामाजिक मुद्दों पे हथियार उठाया करते थे, इस प्रकार के भ्रम जो है वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर फैलाए जाते हैं। तो इसका अब इसकी सत्यता तो शायद मेरे ख्याल से न प्रमाणित न नहीं है, क्योंकि ये सारी न आपसी लड़ाइयाँ थी। हम, हाँ, 1990 या 85 से के बाद जो डकैत हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई में डकैत बने हैं। हम्म। और उसके बाद उस समय मोबाइल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थी, तो आराम से, अब ये रहता था जैसे आप तो अगर चौरेला गए हैं, हम्म। चौरेला इटावा में है, 1 किलोमीटर चले आओ जालौन में आ जाओ, 2 किलोमीटर चले जाओ भिंड के बॉर्डर चले जाओ, फिर यहाँ 2 किलोमीटर चले और ये, बस ये उस समय क्या था कि पुलिस का प्रोटेक्शन मिला है लोगों को, हर पुलिस जनपद की। इटावा वाले चाहते थे कि गैंग हमारे यहाँ आप सुरक्षित बने रहो, लेकिन क्राइम हमारे क्षेत्र में मत। जालौन में कर ले आओ पकड़, जालौन से ले आओ, वो हमारे यहाँ सुरक्षित बने रहो।
जालौन वाले सोचते थे कि हमारे क्षेत्र में सुरक्षित बने रहो तुम, और पकड़ ले आओ इटावा से, चाहे भिंड से, चाहे कहीं से, हमारे यहाँ बने रहो, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्राइम। ये पुलिस की रणनीति थी उस समय। और सबसे ज्यादातर लोग, सब तो नहीं कहेंगे पुलिस वाले, कुछ लोग ऐसे भी जो पैसे भी बांधे थे अपने डकैतों से, कुछ को राजनीतिक संरक्षण भी मिला था, तो ये भी होता था। तो क्या राजनेताओं के द्वारा इन डकैतों का किसी प्रकार प्रयोग किया जाता था? कभी आपको देखने में आया है ऐसा? ऐसा है, देखो ये सब प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि राजनेता कुछ ऐसे थे जो मदद करते थे, कुछ चुनाव में डकैत उनकी मदद करते फूलन देवी का जो प्रकरण हुआ है, आपने निश्चित रूप से इस पर गहन अध्ययन किया होगा। फूलन देवी का जो प्रकरण रहा है, उस प्रकरण में एक पिक्चर बनाई गई थी, आपको अगर याद हो, बैंडिट क्वीन थे। के नाम से। बैंडिट क्वीन पिक्चर रिलीज होने के साथ ही विवादों से घिर गई थी, और फूलन देवी ने स्वयं उस पर एक केस किया था कि इसमें उनका चित्रण जो है वो बेहतर तरीके से नहीं किया गया। ये उस समय की बात है जब वे राजनीति में उतर चुकी थी। फूलन देवी के जब हम बचपन की तरफ देखते हैं, तो जो चित्रण उसमें किया जाता है पिक्चर में फूलन देवी का, और जो उनके जीवन की वास्तविकता थी, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आता है। हाँ उसमें ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, उसमें ये दिखाया जाता है कि फूलन देवी को बचपन से ही एक विशेष वर्ग जो है वो लगातार प्रताड़ित करता रहा है। और अगर उनके बचपन को वास्तविकता में देखें, तो छोटे में ही उनकी शादी हो गई थी, बाल विवाह हुआ था उनका, उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति के साथ में, जिसने उन पर जब बहुत भारी अत्याचार और अनाचार किए तो वो वापस अपने घर आई। और आने के बाद में फूलन का डकैतों की तरफ रुझान जो है वो ज्यादा होने लगा, उनसे संपर्क उनका बढ़ने लगा। और इसी के साथ में उन्होंने जो है वो डकैतों की गैंग ज्वाइन की। तो फूलन डकैत फूलन का जो चित्रण है, जो वर्तमान में किया जाता है, आप कितने संतुष्ट हैं उससे? कि क्या आपको लगता है कि उसके पीछे कुछ बहुत भारी चीजें छुपाई गई हैं? ना ना, कुछ नहीं, वो तो आराम से गांव की महिला थी, शादी हो गई थी, उसके बाद डकैत जो क्षेत्र है वो बिगड़ क्षेत्र है ही, तो डकैतों संपर्क में आ गई और चली गई। ना उनकी कोई सोच थी, ना कोई ये था कि उनका प्रताड़न, हम्म, न तो फूलन देवी के पास कोई सोच थी, विचार थी कि समाज के प्रति उन्हें प्रताड़ित किया है। गैंग संग चली गई वे, हम्म, आराम से बनी नहीं। जितनी महिला डकैत नहीं, आप देखो, अभी सरला जाटव छुटी है निर्भय के, जी, निर्भय ने अपने लड़के दिल्ली की शादी सरला जाटव से कराई थी, हम्म, समझना आप। हम्म, निर्भय का लड़का दिल्ली निर्भया की पत्नी नीलम को लेके भागा। हम्म, निर्भया ने अपने लड़के की बहू सरला को अपने पास साथ रखेल बना लिया था फिर। हम्म, तो इनके ना कोई संबंध है, हम्म, न इनकी दोस्त थी उस समय। हम्म। डकैत पकड़ ले गए। अब आप रेणु यादव रही है, उनका भी सुन लो आप, कहीं कुछ नहीं, आ गई गलत संगत में, चली गई भीड़ में और डकैत बन गई। तो क्या ये कहना जस्टिफाइड या जायज होगा कि अ, आज जो डकैत अपनी कहानियां सुना के इमोशंस बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अधिकांश भ्रम और असत्य का भाग है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने संघर्ष या अपना पीड़ित होने के वजह से ये समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भीड़ में कूदे। भाई आप अच्छा काम, ठीक है, आप प्रताड़ित हुए, भाई आप फिर आपको और गलत क्यों कर रही समाज में, आतंक क्यों फैला रहे या फैला रहे हैं? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जो पहले थे, जब विनोबा भावे ने सरेंडर कराए, वो डकैत तो मान सकते हैं सिद्धांतवादी रहे, लेकिन ये लोग कोई सिद्धांतवादी नहीं थे। चाहे फूलन हो, विक्रम हो, बाबू हो, कोई भी हो, निर्भय हो, अरविंद, दज्जन, फक्कड़, सब सब ऐसे ही थे साले। तो आपका भ्रष्ट चरित्र, इंडिकेशन भ्रष्ट ये है लुटेरा। कि 80 के दशक से पहले तक जो डकैत थे उनमें थोड़ी मान मर्यादाएं थीं। 80 के बाद हाँ ये विशेष रूप से 90 के दशक में मान मर्यादाएं बिल्कुल निचले हाँ, स्तर तक पहुंची हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे है। ये प्रश्न मुझे मलखान सिंह जी के साथ जो उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, अ, उनका कहना है कि मलखान सिंह जी डाकू शब्द से बड़ी एलर्जी करते हैं, वो बड़ी गुस्सा करते हैं। उनका कहना है कि हम बागी थे, डाकू नहीं थे। तो आपको ऐसा लगता है कि बागी और डाकू शब्द में कोई अंतर है? डाकुए थे सब, अगर आप बागी थे, आपने पकड़े की, डकैती डाली है, क्यों किया फिर आप, काय की बागी आप? तुम ये तो अब चूंकि सरेंडर हो गए, आ गए आराम से, तो अब कुछ भी कहो।
अपने आप को महमा मंडित कर ले कि सब डकैत थे, सबने डकैती डाली है और सबने पकड़े की हो, सब गलत काम किए। तो आपको क्या लगता है कि अ, क्या हमारे समाज में डकैती का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, या ये एक सहज प्रक्रिया है जो हर स्थान पर किसी न किसी प्रकार से होती रहती है? उनका नकारात्मक प्रभाव बहुत पड़ा है। और अब इसको मतलब जो भी है, आदमी तो बड़ा गलत नजर से देखते ही है आज भी उन लोगों के परिवार को। कोई भी समाज में स्थान नहीं देता आज भी, और अच्छी नजर से नहीं देखता, चाहे उनके परिवार वाले हों, घर वाले हों, कोई डकैत। जो आकर्षण था वो खत्म हो गया, तो बात की टाइप से कोई बात। हमारे पास बैठे हमारे, ये इनकी पकड़ पे सलीम ने की थी। बबलू भाई ये बड़े नेता है हमारे भाजपा के, इनसे। नमस्कार नमस्ते भाई बबलू जी। साहब। नमस्कार बबलू जी। बबलू जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार भाई साहब, बताएं भाई साहब, पूछे भाई साहब। तो जैसा अभी अंकल जी बता रहे थे कि आपकी हाँ खुद की पकड़ हुई थी सलीम के द्वारा, तो हाँ हाँ, तीन कारण क्या जुलाई था? 97 को हमारी पकड़ हुई थी। कारण क्या था इसका? कारण इसका ये था कि उस समय 95 की बात थी। 95 में हम्म, कमांडर गाड़ी बहुत अच्छी निकली थी, तो हम पे कमांडर जीप ले ली हमने 95 में। हम्म, तो कारण है कि गाड़ी वो सफल नहीं हुई, डग्गा मारी में उस गाड़ी को हमने बेच दिया। और ये बदमाश डिकोली, हमारा गांव है, डिकोली के पास में नदी है, दोनों का ज्वाइंट है, सिंदूर पहुंच का। तो हम्म, उस नदी के बगल से इसका भी गांव था, बिलोड़। और ये मूल रूप से ठाकुर विरोधी बदमाश था। असल में कारण क्या है कि ये 5 भाई थे। हम्म, इनका एक भतीजा था महंगम सिंह। महंगम सिंह था, वो भिंड में रहता था। तो उस गांव में प्रधानी की रंजिश चल रही थी। बिलोड़ गांव में हरचंद सिंह प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। पहलवान गुर्जर का सबसे बड़ा परिवार था बिलोड़ के अंदर। हम्म, बिलोड़ का सबसे बड़ा जमींदार भी था। हम्म, तो वहां प्रधानी के चुनाव कारण सब में रंजिश हो गई। रंजिश होने का कारण ये हुआ, तो रंजिश होने का ये हुआ भाई साहब कि इन लोगों ने उसके भतीजे को मरवा दिया आकर के। यहाँ बंगरा से, बस से वो आ रहा था, बंगरा से पकड़वा करके वो भिंड पुलिस ने मार दिया उसको। उसी कारण ये बदमाशों से, इनसे ठाकुरों से रंजिश मानने लगा। और पहलवान निर्भय गैंग का सरदाता था। लेखराज सिंह गुर्जर एसो रामपुरा थे। हम्म, और उनके कारण कारण ये था कि जाति समीकरण में इन लोगों की पेट थी आपस में। हम्म, और निर्भय के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद इसने, पहलवान ने धीरे से, फरार नहीं था, मतलब ओपन नहीं था, लेकिन बदमाशों की संपर्क साधे हुए था। निर्भय की सूचना, संपर्क, लेखराज सिंह की सूचना, पुलिस की सूचना उनको देता था आपस में। हम्म, उसके बाद इसने हरचंद के चचेरे भाई, एक भाने, ऐसे करीब 4 लोग थे, 4 लोगों की हत्या रात में बांध के हम्म, दो दो को जोड़ के, और उन्होंने जोड़ी बना करके उन्होंने मारा। इसने कम से कम उनकी 500 गोली दी होंगी, कम से कम 4 लोगों को इस तरीके से मारा था, बहुत बुरी तरीके से। उसके मारने के बाद फिर ये निर्भय पे जब दबाव पड़ा तो निर्भय ने इसको अपने गैंग से निकाल दिया। हम्म, उसके बाद ये रज्जन गैंग में सदस्य बन गया जाकर के। रज्जन गैंग में जब बना तो इसे अपना अलग गैंग बनाना था। हमारे एक चाचा हैं, चाचा की मौसी की बिटिया बिलोड़ गांव में ब्याही थी, वो विधवा थी। उससे इसके अवैध संबंध थे। 27 जून को हमारे बाबा की त्रयोदशी थी गांव में। उसमें वो चाचा की मौसी की बिटिया और उनका एक मौसी का लड़का, दोनों लोग हमारे यहाँ निमंत्रण में आए। बाबा हमारे थे, आर्मी में रहे, तो रिटायरमेंट थे, पुराने लोग थे गांवदारी में, तो खरी बात कहने की आदत थी। उन्होंने कह दिया कि वो ऐसा है कि तुम्हें निमंत्रण दिया ही नहीं, तुम कैसे चले आए, नौता ही होता नहीं है तुम्हारा, का मतलब तुमने तो साले बेइज्जती करा दी, बदनामी करा दी, पूजर से संबंध बनाए। तो वो लोग चैलेंज दे करके चले गए कि इसका जवाब हम आपको 8 दिन में दे हैं। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाए। उन लोगों ने पहलवान से कहा कि इनकी पकड़ कर लो किसी सूरत। तो उसे दो फायदा लग रही थी। एक तो हम जीप बेचे थे, तो सूचना उसके पास सटीक थी कि रुपया इनके पास रखा है। दूसरी समझा उसने कि ये सरल व्यवस्था है कि इनको हम पकड़ लेंगे, और ठाकुरों की उस समय पहले पकड़ होती भी नहीं थी। तो ये आया रात के समय, शाम का समय था, और करीब ये आया गांव में। तो हमने समझा कि पीएससी पहले से लगी थी बिलोड़ में, तो पीएससी वाले हमारे गांव में लोग सब्जी अब्जी की पैदावारी करते थे, सब्जी लेने के लिए पीएससी वाले आते थे।
तो हमने देखा कि दूर से ही आ रहे थे, हमारे दरवाजे पे कम से कम 12-13 लोग बैठे थे, तो हम बैठे थे आराम से बातें कर रहे थे। बातें करते करते जैसे ही बगल में भी लोग आए तो हमने देखा कि एक डबल बैरल पीछे रहे था और मतलब 4 राइफल। तो हमने कहा जो तो बदमाश है, वो बदमाश का दरवाजे आना हमारे ख्याल से खतरा है, तो हम मकान के अंदर हो गए। और वो चढ़े आए तो उन्होंने सबके चेहरा पे टार्च लगा दी, और ड्रम डीजल का रखा था, उस पे एक लालटेन जो बोलते हैं वो जल रही थी, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। और हमारे पापा से कहा कि दद्दा तुमने हमारा निमंत्रण क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण नहीं, अब लला जाना तो हमारी मजबूरी है, ये है वो है, ऐसी बात करने लगे। बात करने के बाद उसने कहा मैं बबलू से मिलना था और बात करना है। तो उन्होंने कहा बबलू तो है नहीं, अंदर चले गए हैं, तो कहा बुलवाओ। तो बात करने लगे, बोले हम जाए गाँव में, वो बोलो हम 100 ठाकुर मार हैं, हमारा तो एक मरा, हमारी नाट हुई तो हुई, लेकिन हम भी बहुत मार हैंगे अभी यहाँ। तो उन्होंने कहा बात तुम्हारी है भाई। हमने ये देखा कि एक हमारा दोस्त था गांव का लड़का, जिसकी दिल्ली में बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी, वो हमसे मिलने आया था। हमने समझा कि इसकी पकड़ ना हो जाए, अगर इसकी पकड़ कहीं होगी धोखे से तो हम ना फंस जाए। गांव भी पूरा जानता था कि इनके चाचा के इससे संबंध है। तो उस बात को लेकर के धीरे धीरे हम इधर उधर से घूमते रहे, तो हम दरवाजे पे हम आ गए। तो हमसे भी ये बोला कि ऐसा है कि हम ये राइफल लाए, भगवती है ये, हम भगवती कसम से कह रहे हैं कि आपके साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें बात करना है। और भैया आपसे बात करे जा रहे, तो भैया निर्भय को ये सब लोग भैया कह के पुकारते थे सर। तो हमने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। ज्यादातर पोजीशन ये थी कि जैसे कोई नैनावली से गया, रामपुरा से गया, कहीं से आया, तो हमारे गांव में ही साइकिल रख देते ये लोग, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। वो बिलोण में ये गैंग रहता था, और बिलोण में ये लोग सब मिलने जाते थे बदमाश से। कारण ये था कि एरिया इतना वैसे विचित्र था कि पुल थे नहीं, रोड नहीं थे। तो वहीं बिलोण। एक सेकंड, आपकी आपकी आवाज, हाँ, अब आपकी आवाज वापस आ गई है। जी जी जी। आई आवाज इसमें। जी जी जी, आ गई। तो उसमें कारण था कि बदमाश क्राइम करते थे, जैसे उन्होंने क्राइम भिंड में किया तो ये बिलोड़ पे आ गए। तो हम्म जैसे ही उन लोगों ने दबाव बनाया, तो ये मछुआरे जो घूमते थे, मछली ठेकेदार, हम्म तो ये डोंगी वोंगी जो रखते थे, उसी से गैंग रात के पार हो जाता था, जंगल में बना रहा। जैसे भिंड पुलिस ने दबाव बनाया तो इटावा निकल आए, हम्म और इटावा ने बनाया तो ये भिंड में निकल गए। हम्म जालौन ने बनाया तो ये भिंड में दबाव बनाया और इटावा में निकल गए। ये तो ये इतना यहाँ एक एरिया था इतना। और बिलोड़ के जंगल की सीमा राजस्थान धौलपुर तक चली गई है, चंबल के किनारे किनारे, बहुत लंबा ये बेहड़ है। हम्म उसी में इन लोगों का वहां से संपर्क रहता था सर। तो भाई साहब उस कारण जब ये आया तो बात करने लगा, उसके बाद तो हमने कहा तुम यार हमारे चाचा के यहाँ आओ रहे थे, उनके दरवाजे तुम बैठो, हमारे यहाँ तरफ से हमारे मकान ही मकान के अंदर रास्ता थी, तो हम उस तरफ से जा रहे थे। और वो पीछे ही से दोनों लोग, अरविंद पहलवान, हम्म अरविंद ने बाद में अलग गैंग बनाया, लेकिन अरविंद भी पहले रज्जन गैंग सदस्य था। हम्म तो अरविंद पहलवान एक बिलोड़ का प्रहलाद था, 3, और एक यहाँ के जमींदार थे जो अब इस समय वो गुलाबपुरा में रह रहा है, इंद्रपाल सिंह सनोब नाहर सिंह। हम्म एक वहीं हारकेपुरा का था बदमाश, हम्म और एक था हरवान बाबा, कोटरा गांव है वहाँ हनुमंतपुरा चौराहे के पास इटावा में। वहां के 5 लोग हमें पकड़ने के लिए आए। तो उन लोगों ने जैसे ही हम उधर को गए तो तुरंत देखा कि शून्य जगह थी, अंधेरा था। तो उन्होंने कहा कि अभी तुमने 4 ठाकुर मरे देखे, 5 है भोसड़ी तुम्हें मार दें। हमने देखा चैम्बर में कारतूस लगाए थे, तो वो राइफल हमारी तरफ करने लगे। हमने कहा यार जी कोनो बात तो रह नहीं गई तुम्हारी। तो कहे कि जहाँ से कोई मतलब नहीं, तुम चलो। तो उन्होंने वहीं हमारा हाथ बांध लिया, हाथ बांध लिया। उसके बाद 3 लोग हमें ले चले गए। 2 लोग लौट के हमारे पापा से बात करने लगे, बोले बबलू से बात हो रही है, भैया से बात कर रहे हैं। बाके बाद ये हमें हुकुमपुरा गांव है सिंध के बाद तरफ, तो हुकुमपुरा की तरफ ले गए। हमारे गांव से नदी करीब 1 किलोमीटर दूर है, तो नदी किनारे पहुंच गए। इन लोगों ने हमारे घर में कहा कि खाना बनवाओ तब तक तुम, और बबलू अभी हाल हम तुम्हारे छुड़वाए दे रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो पापा हमारे आए गए विश्वास में असल में, तो उन्होंने भी खाना आना बनवाई की रणनीति बनाई, बनाने लगे। तब तक गांव वाले आए, उन्हें बताई पापा है कि तुम चक्कर में पड़े हो, पकड़ हो गई है उनकी। तो गांव वाले एकदम दौड़े, और बिलोड़ सामने बिल्कुल पीएससी लगी थी, और बिलोड़ पास में दिखाई देता था, एक दूसरे के गांव की रोशनी रात में समझ में आउट कि बिलोड़ ये है टिकोली ये है। तो गांव वाले 40-50 आदमी दौड़ के गए, उन्होंने एकदम चिल्लाने के भैया, एक राम बाबू ठेकेदार हनुमंतपुरा का था, तो वो घाट लिए था, नौका घाट। तो कहा कि राम बाबू
पीएससी वालों को बता दो कि बबलू टिकोली की पकड़ हो गई है कि उनकी पहलवान ने पकड़ लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग बात तरफ से आओ, हम लोग उधर से आते हैं। तो उस समय 12 बटालियन पीएससी फतेहपुर की लगी थी यहाँ बिलोड़ में, जिसमें एक अवधेश सिंह परिहार था दीवान। तो वो अपना सेटिंग कर रहा था पहलवान को मारने के लिए, तो कहीं हद तक उसको सूचना ठीक थी। तो उसने अपनी तैयारी कर करोगे, उसने तब मोबाइल फोन ऑन तो थे नहीं, सेट से बता दिया कमांडो को कि टिकोली जागीर से एक पकड़ हुई है। इसी प्रकार से पहलवान ने पकड़ करते हुए जंगल में निकल गया। तो पहलवान ने सूचना को देखते हुए भाग खड़ा हुआ। तब तक हम लोग वहां बैठे थे, वहीं पहुंच गया। उसने कहा जल्दी चलो, नदी से निकल लो, गांव वाले दौड़े हैं वहां। तो हम लोग निकले, तो नदी क्रॉस करके और टीलेन पे जाके ऊपर बैठ गए। तो उस समय देखा तो तब तक पुलिस जायगा तरफ से रोड आया है, मई, यहाँ रामपुरा से मई, मई से जायगा तरफ को रोड गया है। तो उसी रोड से ये लोग गाड़ी दिखाई देने लगी, वहां गाड़ी दिखाई दी तो तब तक जंगल में निकल गए, ये लोग चलत गए। तो उसके बाद रामफल की गड़िया हारकापुरा, रामफल की गड़िया है इटावा में, हारकापुरा है भिंड में। और वहीं पहुंच गए तो वहां इसने कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ। फिर ये नदी पे देखने गए, वहां कुंवारी नदी पड़ती है, वहां देखने गए अगर घाट शून्य जगह होगा तो यहीं से निकल जाएंगे। तो वहां गए तो वहां बिठौली की पुलिस मिल गई, थाना बिठौली इटावा की पुलिस मिल गई। तो वहां से आए वापस, उन्होंने कहा कि अब तो नहीं निकल सकते हैं, आज रात के यहीं रुक लिया जाए, उसी में अच्छा है। तो वहीं बगल से चले जैसे, तो जैसे जी मोबियाल की कट्टी होती थी 5 लीटर की, 4-5 कट्टी खाली और बरसाती की ऐसी बंडल से बनाई लपेड़े रखे थे वहीं। हमने देखा तो जैसे ही हमें लेकर के गए ये, उसके बाद बगल में वही रामफल की गड़िया से ने एक आदमी बुलाया। तो वहां से सांकर मंगवाई कि ताला डाल दिया जाए। तो सांकर आती जो बकरी बोला है, हमारे यहाँ चिड़िया कहा, आप बकरी भाषा समझते हो आप। तो बकरी की सांकर थी और ताला था जो ऊंट के डालो जाते, ऊंट ऊंट राखते ये लोग। तो ताला ले आया, बहुत मोटा था, सांकर बहुत पतली वाली थी। उसके बाद ये लोग आए तो वो लेकर के आ गया, कप्तान नाम था उसका। कप्तान जैसे ही आए सांकर तारो लेकर के, तो इन लोगों ने वहीं हमें लिटा दिया। हमें एक साफी और दे दी, तो कहा ये इसको बिछा लो, तुम लेट जाओ। तो हम भाई बिछाए गए, मुंह लेट गए आराम से जंगल में। 2 बज रहे थे, फिर इन लोगों ने असलाह इकट्ठे किए, 2 लोगों का पहरा लगाया। तो ये पुलिस के तरीके से सारे काम करते थे, तुम लोग पहरा पे रहोगे इतने बजे से इतने बजे तक, और तब तक हम लोग आराम करेंगे। तो ये सब लेट गए, हम दूसरी जगह ऐसे लेट गए। लेकिन भयभीत बहुत रहते थे रात में। अगर जैसे किसी तरीके से लाइट, अगर हवा चल, लाइट कहीं से दिखाई दे जाए या हवा चल जाए तो इनको लगता कि पुलिस आ गई है, तो खड़े नहीं रहते, तुरंत लेट जाते। आपकी आवाज फिर चली गई। ठीक है। जी भाई। तो आप लगभग कितने समय तक जो है इनकी गिरफ्त में रहे? गिरफ्त में कछू नहीं रहे भाई साहब, मात्र हम 8 घंटा रहे। हम्म। और 8:45 हमारी पकड़ हुई। उसके बाद जैसे ही ये हम वहां लेट गए, सुबह हुआ, हमें एकदम सपना सा हुआ कि तुम यहाँ पड़े हो, हमारे गाँव के एक और भगे आओ। तो और जो तो कछु यही नहीं, तुम्हें भग जाना चाहिए। तो हम खड़े हो गए, तो तब तक भी 2 लोग पहरा पे बैठे थे। हमसे बोले कहा बात है भाई बबलू भाई, हमने कछु नहीं साहब टट्टी जाने दो। मैंने कहा चलो। तो जैसे ही हमें लेवा के थोड़े तो पानी भरो, तो सवेर हो रहो तो, और बादल गड़गड़ा रहे थे और हवा ठंडी चल रही थी। तो जैसे ही उधर को हम चले तो एकदम जाने कहाँ से आवाज आएगी, इन्हें कहा बोले पुलिस आएगी, चलो लौट चलो। पहलवान को इन्होंने जगाया, वो ये कहता था इंद्रपाल मामा, उनसे कहे मामा की पुलिस आ गई है। तो उन्होंने कहा आ जान दी पुलिस, ऐसे अच्छी कोनो जगह नहीं है, और यहाँ गोली चाल है। वहां का तक कहता है, इनसे कप्तान से कह दे घरे जाओ। कप्तान से कह दिया घरे जाओ। उसके बाद एक तरफ हमें, जिस तरफ वो प्रहलाद लेटा था उस तरफ हमें लिटा दिया, और उसको लिटा लिया पहलवान ने इंद्रपाल को अपनी साइड से। ऊपर से बरसाती डाल ली, बूंदे पड़ने लगी बड़बड़ी। तो जैसे ही डाल के 10 ही 5 मिनट में ये लोग सोए गए। फिर तो सब सो ही रहे थे, जो सो गए। तो हमने देखा कि तो सब सो रहे। तो उनके जूता रखे थे, हमने पहले अपना शरीर अलग कर लिया, फिर जूता रख दिए बरसाती पे सब। और रात में जब हम वहां लेटे थे तो कुत्ता भूंस रहे थे जब गांव में, तो आवाज सुनाई दे रही थी। तो हम ऊपर चढ़ गए टीले पे। टीले पे चढ़ के हमने देखा तो दोनों गांव करीब थे। तो हमने कहा ये अगर ऐसे चले गए तो पकड़ जाए। तो हमने देखा जायगा तरफ को बड़ी लाइन का खम्मा दिखाई दे रहा था, जो बिजली वाली लाइन गई है वहां मालनपुर वाली। तो हमें लगा कि बिलोड़ इधर है, पूरा इस तरफ है। तो हमने कहा कि ऐसे चले जाए। तो बिलोड़ पहुंचे। आपकी आवाज चली गई। जी। तो वहां से तो मतलब भागने के कुछ। बाद जैसे ही चले हम थोड़े, जी। तो वहां हमें एक ऊंट पे गुम्मा लादे मिल गए। ऊंट पे एक बुढ़ा आदमी था,
तो वो गुम्मा लाद है। तो हमने कहा बाबा हमारी मदद करो, पहलवान। हाँ, आपकी आवाज और वीडियो दोनों चला गया। हेलो। जी 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 जी, वापस आ गया। तो तो भाई साहब उसके बाद तुरंत ही उससे हमने कहा, तो उसने कहा कि भोसड़ी कुआं में गिर पड़ो। हमने कहा जो तो मामला बैंक खराब, हमने कहा जो तो हमें जो पकड़वाए थे, हम तो थक चुके थे। करीब 3 किलोमीटर हम भागत भागत थक गए थे बुरी तरीका से। तो हमने सोचा कि जंगल तरफ हो जाए, और बिलोड़ तरफ को देख रहे थे तो प्लेन जगह थी, तो थोड़े हम चले एकदम। डाबा बहुत हो, तो वहाँ झाड़ी सी थी वही तरफ को बढ़े, लेकिन वो गांव चौरेला था करीब में। वहीं चौरेला पहुंच गए तो वहां के एक पंडित जी थे राम कुमार दुबे। तो उनके पिताजी बाबूराम दुबे हमारे यहाँ गाँव में आऊ जाता थे, संबंध थे, उनकी पंडिताई भी थी। तो उनने कहा ठाकुर तुम्हारी ये क्या दशा है, हमारे पेरेंट्स से हम चड्डी बनियान में थे, खून बह रहा था, आटे आटे लग गए, पूरे पाए छिल गए थे बुरी तरीका से। तो उनने कहा घरे चलो। वो अपने घरे ले के तुरंत ही गए, पास ही में घर था। हेडपंप पे पैर धुलवाए, उनने अपने पिताजी की धोती दी, हमें तेमन लगवाया, हमसे कहा। उनने अपने पिताजी को बताई कि दद्दा बबलू है कोहली के आएगा, इन्हें पहलवान पकड़ लिया और भगाया। उनने कहा अरे जिन्हें ऊपर बैठा रहो और सूचना दे दी तब तक। तो वो ऊपर बैठा रहे चाह रहे थे हमें, तब तक ही ये हुआ कि पुलिस इनके गांव करीब पहुंच चुकी थी। तब सीओ वहां बैठते थे जालौन में, माधोगढ़ क्षेत्राधिकारी नहीं बैठते थे। सुरेश्वर मिश्रा सीओ थे। रात भर के गश्त पे ये निकले हुए थे वहां। जैसे ही गांव करीब पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को मारा, पुतुआ सिंह को। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या मार रहा है साहब, पकड़ छूटी आई तुम्हारे, हमारे गाँव में बैठी है। तो उन्होंने कहा चलो बताओ। वो तुरंत ही लेके आ गए, राम बाबू उनके साथ था। वो आ गए, उन्होंने तुरंत कहा कि अरे शहबाज तुमने ठाकुर होकर के बहादुरी का काम किया। हमारी पीठ ठोकने लगे। तो हमने कहा साहब मौका पे चलो तो बदमाश पकड़ सकते हैं। कहा तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। तो हमने उन्हें बताई केंथा को पेड़ों खड़ो एक ऊपर, जातरा पात्रा दोनों गांव है, वहीं एक कुआ है बगल में जहां उन्होंने पानी भरा था। तो राम बाबू को ये सब चीज वहां जानकारी थी। तो कहा सीधे रास्ता निकल चलो। तो सीधे रास्ता निकल के गए वहां। गए तो पहुंच गए जल्दी वहां। जैसे पहुंचे तो एसओ रामपुरा जयपाल सिंह थे, ये एक टीम में हारगेपुरा में देख रहे थे बदमाश। उस समय हमें कुछ टीम हारगेपुरा में खोज रही थी कि हमारी पकड़ वगैरह आई, तो घर वहां देख रेख कर रहे थे सब। एक आदमी को इंद्रपाल सिंह सन ऑफ नाहर सिंह को उन्होंने भेज दिया उसी जगह कि तुम अड्डी की तरफ जाओ जहां लेटे थे, अगर वो बिलोड़ तरफ गया होगा तो पुलिस लेकर के आ रहा होगा। उसका आना हुआ, हम लोगों का पहुंचना वहां हुआ। तो एक कप्तान का भैया राम नरेश वहां जो देसी जो खाद बोला था जो उल्ला रहो तो हमने देखा भाई भाई का चेहरा थोड़ा मिलता जुलता होता है। तो हमने कहा यही है कप्तान साहब। हमने कहा रात के सांकर तारो जी लेके आओ। तो पुलिस ने कहा इसे पकड़ लो। पुलिस ने उसे पकड़ा। तो हमने उससे पूछा कि क्या था को पेड़ो कहाँ खड़ो। उसने कहा आगे है चलो। वो लेवा के आओ। तो बोलो भैया हम तो जाना थे तुम्हें, हम नहीं थे रात में, आप गलत बोल रहे होगे, हमारा नाम राम नरेश। अरे उनका कप्तान नाम बोले नहीं, हमारा नाम राम नरेश। हमने कहा नहीं साहब जी था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तुरंत आए जैसे ही, तो उसी जगह पे जैसे केंथा को पेड़ हुआ तो उससे थोड़ी पगडंडी सी गई थी। तो हम पुलिस को ले गए। तो वहीं सांकर पड़ी थी रात की, ताला भी पड़ा था वहां, गुड़ लिया था सुल्तानपुरा गांव से, तो वहीं गुड़ भी पड़ा था। तो उन्होंने कहा अड्डी तो कन्फर्म है। तो पीएससी वाले जालंग बालंग डंडा खटकाने में लग गए। तो वो तब तक एक पिलुआ की झाड़ी में बैठो, तो वो एकदम खड़ा हो गया उसी में से। हमने कहा साहब यही बदमाश है, लेकिन रात के वो सारे नाम पलटे थे। उसका नाम इंद्रपाल था, वो रात के पहला नाम रखे। तो हम कहे साहब पहला जाइए। तो वो बोलो नहीं साहब हमारा इंद्रपाल सिंह नाम है, हम नाहर सिंह के लड़का हैं, और साहब हम लकड़िया काटने आए थे। जबकि 3-3 सोने की अंगूठी पहने, चैन भी पहने था, जूता भी एक्शन के पहने हुए था। तो हमने कहा साहब इसी की साफी है। पुलिस ने कहा इसको पकड़ो। तो पकड़ लिया, पर हमने भी बहुत मारा, पुलिस ने भी बहुत मारा, लेकिन उसने अपना नाम सही नहीं बताया और ना कहीं कोई वहां बरामदगी हुई। उसके बाद बिलोड़ में पीएससी जहां लगी हुई थी, पुलिस उसको लेकर के वहां आई, हम भी आए। तब तक डीआईजी साहब झांसी आ चुके थे वहीं। तो वहां जैसे आए तो रात में इन्होंने जब हमारी पकड़ करने आए, तो वहां का एक बाबू कोरी, मैगू चमार, 2 लोग बैल बेच के आए थे। तो बैल बेच के इनसे उन्होंने रुपया भी छुड़ा लिए थे रात में। तब कहा उनसे कह के आए थे कि हम रिकॉर्डिंग पकड़ करने जा रहे हैं। तो पीएससी वालों को सूचना लग गई थी कि इनके पास गैंग था, तो उनको पीएससी वालों ने बैठा लिया था। तो जैसे ही वो सामने हुए, वो भी पीएससी के कैंप पे बैठे थे, तब तक हम भी आ गए। तो उन्होंने कहा साहब यही था और इसने रुपया गिने, इसी ने रुपया छुड़ाया, जही ने रुपया गिने थे। फिर उन लोगों ने उसको उल्टा लटका दिया वहां पाकर के पेड़ पे। तो जैसे ही लटकाया तो उसने बताया कि वहीं हमारी राइफल रखी है 306, 200 कारतूस रखे हुए हैं। पुलिस फिर उसको लेकर के गई तो 306 राइफल बरामद हुई, 200 कारतूस भी बरामद हुआ। उसके बाद हम लोग चले आए तो बंगने निश्चर भवन में बयान हुए। फिर आप और अपने इस जब घर प्रकार से पहुंचे, अपने गांव वापस पहुंचे, तो उसके बाद दोबारा सलीम गुजर या उसके गैंग के किसी व्यक्ति ने आपको छेड़ने या परेशान करने का प्रयास नहीं किया? अब भाई साहब एक रूप में तो हमने पहलवान को अपना गुरु माना है। हम हम्म कुछ जानते ही नहीं थे, हम तो ट्रैक्टर एक्टर में चला के खेती किसानी करते थे। हम्म हम गांव बाहर से निकलना भी नहीं जानते थे। हम जैसे ही आए
तो पुलिस ने हमारा, असल में 4 हत्या थी, 5वां हमारा अपहरण था। तो पुलिस ने इतनी बढ़िया हमारी सजावट बना दी कि 5 सिपाही हमारे पीछे लगा दिए। हमें कोई रामपुरा नगर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जिसने हमारे कागज में तहरीर लिख दी हो जो मुकदमा लिखो जाए। हम जानते भी नहीं थे कि मुकदमा लिखो जाए, ऐसे मुकदमा। जब पुलिस लग गई हमारे पीछे तो हम घर पहुंचे बड़ा फोकस में, गांव भर भी मिलने आया, हमसे बड़ा कर रहे थे। लेकिन हमारा दौड़ने से शरीर का खून फट गया था, तो हमारे तो इंजेक्शन लग रहे थे, तो हम देख रहे दर्द भी था। लेकिन सिपाही पूरी रात हमको रखाए लेटे रहे 2-3 दिन। हमने 3 दिन बाद एक लोगों ने बताया कि अखबार में निकल गया, उसका चालान हो गया बदमाश का। हमने कहा कैसे चालान हुआ? तो पुलिस ने चालान किया, उसका दफा 25 में पुलिस ने लिखा, उसमें पुलिस हमारे पीछे लगा करके इन्होंने मामला पूरा मैनेज कर लिया। इन्होंने उसमें लिख दिया, अखबार वालों ने लिखा कि मैं थाना अध्यक्ष जयपाल सिंह सुबह गश्त से पचोखरा रोड होते हुए निकला तो एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। हाँ हर्षित, एक बार वो बबलू भाई साहब को नंबर देना, वो देना, फोन देना। जी 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 हाँ भाई साहब। माफ कीजिएगा भाई साहब, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण वो थोड़ा सा देर लग गया यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आप अपना पूरा नाम बता दें। नाम हमारा सत्येंद्र सिंह है, लेकिन बबलू डिकोली से लोग हमें जानते हैं। अच्छा, तो हमारा जो प्रश्न था, आप बता रहे थे कि आपके साथ पुलिस वाले लग गए थे और उसके बाद जो है वो कभी आपको इस प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ना समस्या सामना इसलिए नहीं करना पड़ा, उसमें कारण जो है कि हम जाने नहीं, मुकदमा भी नहीं लिखा गया। हमारा कारण है कि कोई प्रार्थना पत्र देने वाला लिखने वाला नहीं था। हम लोग जानते नहीं थे, पिताजी हमारे सीधे थे कि कैसे कार्रवाई होती क्या है, कोई मामला नहीं। तो एक दिन अखबार जब पढ़ा गांव वालों ने, तो अखबार की कटिंग भी हमारे पास है, आज भी रखे हैं हम सब। तो अखबार में निकला कि मैं यशो रामपुरा सुबह गश्त से निकला, पचोखरा रोड होते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जिसको टोकने पर भाग खड़ा हुआ, जिसको खदेड़ कर पकड़ कर उसके कब्जे से देसी अदद बंदूक 12 बोर देसी अदद बंदूक बरामद, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 25 आर्म्स एक्ट में चालान किया है। तो आप समझ लीजिए कि 306 राइफल बरामद हुई थी और 200 कारतूस, उसमें 25 मार देसी बंदूक आदि वाली लगा देगी, देसी उन्होंने लगा दी। अच्छा, लेकिन पुलिस ने उससे अखबार में जो खबर छपी थी उसमें काफी फेरबदल करा दी थी, मतलब लगभग आपका नाम उससे हटा दिया था। नाम नाम तो बिल्कुल हम ही खत्म हो गया, कोई हमारे ये घटना ही नहीं दिखाई गई हमारे। ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ब्रजभूषण शर्मा एसपी, ब्रजभूषण शर्मा एसपी थे। हम्म, सुबह उनसे जाकर के मिले, उन्होंने कहा इस बात को हम नहीं जानते, यसो जाने आप जाने। हमने आपके लाइसेंस के लिए कहा, लाइसेंस बनवा देंगे, पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी हुई है। तो हमने कहा पुलिस आज निकल हट गए। तो बजरंग सिंह हमारे एक परिवार के थे जो उरई में रहते थे। उन्होंने कहा बाबूलाल यादव हमने हमारे यहाँ एसपी रहे, उनसे संबंध था अच्छा। घनश्याम बाबा एक बार यहाँ बदमाश मरे थे, तो उन्होंने उनको, बाबूलाल जिस समय एसपी थे तो उन्होंने उनको दिलवा दिया था, कारण के मरे थे एमपी की जगह में, लेकिन यूपी पुलिस को उन्हीं ने उनको उठवा दिया था। तब तक वो मुखबिर बनवाने वाला था, भिंड चला गया तो वो लाश उठा नहीं पाया, तब तक इन्होंने इन पुलिस को दिलवा दिया था, और उस वजह से इन लोगों का उनका संबंध था। तो उन्होंने कहा, फिर उनको उस समय गार्ड भी मिल गई थी बजरंग सिंह को, और एक गनर भी मिला था, पर वो गार्ड और गनर सब हट गए। तो बजरंग सिंह ने कहा कि तुम यार लखनऊ चलो, जिससे हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, चलो चलते। हमने कहा चलो। तो गए, तो वहां जाकर के बाबूलाल यादव से मिले, तो उस समय डीजीपी के पेशदार थे आप। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परसों इंदिरा विकास भवन नया बना है, उसका उद्घाटन भी हो रहा, पहली क्राइम मीटिंग होने जा रही है, एसपी भी वहां आएगा, तो वहीं मुलाकात हो जाएगी, और 2-4 पत्रकार और इकट्ठे कर लीजिए आप। तो वहां दैनिक जागरण के एक अनिल शर्मा थे और अजय सिंह सोलंकी थे, एक पत्रकार, वहां माल एवेन्यू में रहते थे, आवास विकास कॉलोनी। उन लोगों से वार्ता भी हुई। बाबूलाल यादव साहब ने बढ़िया मैटर बनवा दिया, उसी कारण टाइप एप्लीकेशन करवा ली कि किराए मीटिंग हो रही थी, उसी समय हम लोग गए। तो जैसे ही पत्रकारों ने मामला वहां रखा, उन्होंने कहा कि ये देखिए डिस्ट्रिक्ट जालौन थाना रामपुरा से ग्राम डिकोली जागीर में इसका अपहरण हुआ था इस लड़के का। इससे पुलिस ने बदमाश को पिटवाया भी, और पिटवाने के बाद इसका मुकदमा भी नहीं लिखा गया। इसके यहाँ 4-5 दिन के लिए गार्ड भेज दी गई, गार्ड भी इसकी खत्म कर दी। इसका पूरा परिवार पलायन कर चुका है वहां से। एक बार घनश्याम बाबा और घनश्याम बाबा को बजरंग सिंह ने मुठभेड़ में मरवाया था, तब से आज तक बदमाश उनसे दुश्मनी मानते आ रहे हैं। इन्हीं के परिवार के ये लोग हैं, और बजरंग सिंह की भी गार्ड हटा दी गई, इनका गन्नर भी हटा लिया गया है। ठाकुरों से
वहां के डकैत इस समय दुश्मनी मान रहे हैं। तो एसपी ने पूछा कि जालौन से कौन आया है, तो एसपी खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि श्री राम अरोड़ा डीजीपी थे। तो डीजीपी साहब ने कहा कि ये बताइए आप कितने रुपए में सौदा हुआ ठाकुरों का मरवाने का। तो एसपी कहे सर सर करने लगा। उन्होंने कहा जाइए तत्काल प्रभाव से निकल जाइए मीटिंग से, एडिशनल को इसके घर भेजिए, पता करवाइए इसके परिवार का, हमसे बात करवाइए, इससे पूछिए एपी सीपी किसकी गार्ड चाहिए गार्ड दिलवाइए, गनर चाहे गनर दिलवाइए, इसको इसका मुकदमा भी लिखवाइए। तुरंत एसपी निकला तो उससे हमसे बात करने लगा। हमसे बोला कि भैया यार हमने क्या तुम्हारा सहयोग किया, तुम हमारी शिकायत कर रहे हो। तो हमने कहा हम कहाँ कर रहे, कहे नहीं ये गलत बात है, आपने ये कर दिया, हम तो सहयोग के लिए तैयार हैं, बताओ आप कौन गार्ड चाहते हो। हमने कहा हम तो साहब जाना नहीं कौन गार्ड। कहे कि अगर हम आर्म्स पुलिस लगा देंगे तो ये तुमको परेशान करेगी, कारण है आरआई की उसमें चलती है, और सिविल पुलिस लगाएंगे तो वहां के एसओ की कस्टडी में चलेगी, उससे आपको दिक्कत होगी। अगर कोई सिपाही आपको परेशान करेगा तो एसओ बदल देगा दूसरे दिन सिपाही। तो हमने कहा साहब ये कर दीजिए। उन्होंने एडिशनल को भेज दिया घर, हैंड सेट द्वारा वायरलेस से बात होगी घर वालों से, और एसपी भी चला आया। उसके बाद हम जैसे ही आए तो आदेश कर दिया डीजीपी ने उसी एप्लीकेशन में। हमारे यहाँ गार्ड लग गई, 2 सिपाही परमानेंट 18 महीने रहे, इसलिए बदमाशों से भय भी नहीं रहा। और बदमाशों का पीछा कराने में आप सबके सहयोग से हमारे अमित भाई साहब बैठे हैं, चाहे गार्जियन मानो चाहे विशेष सहयोग, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सब लोग लगे रहे, धीरे धीरे सिस्टम से बदमाशों का सफाया हो गया, समस्या ही खत्म हो गई, और ना हमको भय लगा पुलिस के सहयोग से, फिर सुरक्षित रहे, और पुलिस ने भरपूर हमारा सहयोग। ये है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका ये पूरी जानकारी आपको देने भी के भाई लिए। साहब। एक बार निवेदन करूंगा मैं आपसे कि एक बार अमित जी को आप दोबारा एक बार कॉल दे दें करके। जी हाँ जी बच्चे। अंकल जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ इस चीज़ पर कि आपने वहाँ की वो सारी बातें हमें बताई जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होती। अधिकतर क्या होता है कि लोग बाग समझते हैं जो बाहर की दुनिया है कि डकैत समस्या मतलब चंबल, और चंबल मतलब मध्य प्रदेश का मुरैना और उसके आसपास का इलाका। पर आपके इस इंटरव्यू के बाद हम इस पर्टिकुलर मैटर को भी हाईलाइट कर पाएंगे कि कैसे ना सिर्फ चंबल का इलाका बल्कि चंबल के इलाके से भी कहीं अधिक जो आपका ये त्रिकोण बनता था मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, इन तीनों ही स्टेट में कैसे ये समस्या बहुत व्यापक पैमाने पर थी। तो बस एक सवाल मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अ, डकैतों की समस्या जब बहुत प्रधान स्तर पे थी तो क्या कभी गांव वालों ने मिलकर इनका सामना करने या इस समस्या का निर्मूलन करने का प्रयास नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी एक समस्या छत्तीसगढ़ में देखते हैं जहां नक्सलियों की समस्या बड़ी तीव्रता से उठी थी, तो उसका दमन करने के लिए कुछ लोकल लोगों ने ही जो है अपनी रणनीति और अपनी सेनाएं बनाई। तो क्या कारण रहा कि इतने लंबे समय से 6-7 दशकों तक नक्सल समस्या अपने चंबल क्षेत्र में और अपने आसपास के क्षेत्रों में रही है, पर कभी भी कभी ग्रामीणों ने या आम आदमियों ने इसका विरोध करने का या इसे समाप्त करने का बीड़ा नहीं उठाया? एक्चुअल ज्यादातर गांव बीहड़ के आसपास, नदियों के आसपास बसे हैं, और पुलिस को आने में बहुत टाइम लगता है। डकैत आए और मारपीट कर दी उनने, तो वो किसी में हिम्मत नहीं पड़ी कि सामूहिक रूप से हम एकजुट हों और डकैतों के उन्मूलन हो, क्योंकि पुलिस भी सहयोग नहीं करती थी। लेकिन जब मोबाइल आए हैं उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे सूचना या सर्विलांस में लगा के ने टेक्नोलॉजी से डकैतों को पकड़ा है और इनका खात्मा किया है। सड़कें बन गई, पुल बन गए, तो इसके बाद फिर ये समाप्ति हो गई। आज आप क्या लेकिन चूंकि कहते हैं? डकैत, जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे। ना बताया। आज आपको क्या लगता है कि अ, आज की परिस्थितियां जो हैं क्या उसमें भविष्य में कोई ऐसी आहट छुपी हुई है कि ये समस्या दोबारा सिर उठा सकती है, या आप ये मानते हैं कि अभी इस समस्या का निर्मूलन हो चुका है? हाँ, समाप्त हो गई है, तो समस्या तो अब नहीं हो पाएगी दोबारा कभी, क्योंकि कनेक्टिविटी, सारे डिस्ट्रिक्ट पुल बन गए हैं और सड़कें बन गई हैं, और मोबाइल सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा मोबाइल
डकैतों को खत्म करने के लिए सबसे उपयोगी रहे। पुलिस ने सर्विलांस पे लगा दिए कि डकैतों का नंबर ले लिया, उनके कौन कौन से सहयोगी, उनका नंबर लगा दिया, पकड़ लगे कि कौन कौन को सूचनाएं देता है, कौन जुड़ा है, तो उसी माध्यम से सबसे ज्यादा केवल मोबाइल से ये डकैत खत्म। आज की युवा और पीढ़ी डकैतों को या डकैतों से संबंध को बड़े गौरव के साथ देखती है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? और समाज के जो युवा हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, जो बड़ी दिलचस्पी के साथ इन किस्सों को सुनते या सुनाते हैं और अपना संबंध इनसे स्थापित करके एक एक प्रकार की बड़ाई के भाव जो है अपने मन में रखते हैं, तो आपका इन लोगों को क्या संदेश है? क्या डकैतों के आचरण को कॉपी करने की कोशिश करना आप इसे सही मानते हैं? युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत गलत है। हम युवा भी मानते नहीं है आदर्श उनको, डकैतों को। जो आज के 10 साल पहले था, तब गांव वाले अपने आप को वो स्टेटस समझते थे कि हमारा फलाने डकैत से संबंध है, हमारे फलाने लोग हैं, हमारे घर का फलाना सदस्य है। लेकिन अब कोई अच्छा नहीं मानता इसको, और ना इसकी तरफ कोई ध्यान देता है। आप जो समझो कि बिलौड़ में तो बच्चे जो छोटे छोटे थे, तो केवल वो पहलवान और पुलिस खेलते थे। आधे पुलिस बन गए, आधे पहलवान बन गए। तो चूंकि डकैत तो पुलिस देखते थे गांव में, तो वही मानसिकता थी उन लोगों की। लेकिन अब इस टाइप की कोई बात नहीं है। क्षेत्र में 10 अब गांव बिल्कुल खंडर शांत। भी तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अंकल जी कि आपने समय निकाला और